सारा एक्सटर्नल में जाएगा, और जो भी इंडिया का लोग या बैंक आरबीआई कुछ भी हो वो सारा इंटरनल के अंदर आ जाएगा। तो ये उधार और नॉन डेट मतलब क्या? उधार का मतलब क्या है कि अगर आप लोन ले रहे हैं, बेसिकली आप लोन ले रहे हैं तो लोन में क्या करना पड़ेगा, रीपेमेंट भी आपको करना पड़ेगा, चाहे इंटरेस्ट कम रहे या ज्यादा रहे। ठीक है, जैसे आप वर्ल्ड बैंक का न्यूज में सुने होंगे, वर्ल्ड बैंक या ऐसा सुने होंगे कि बिहार मेट्रो के लिए या पटना मेट्रो के लिए जापान के द्वारा, जापान ने पटना मेट्रो के लिए सॉफ्ट लोन दिया। ऐसा वर्ड सुने कभी, सॉफ्ट लोन सुने? तो लोन में भी टाइप, क्या बोलिए? सॉफ्ट लोन जैसे जनरली अगर न्यूज पेपर पढ़ेगा तो समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग अपडेट हमेशा ये बिहार मेट्रो के लिए आते रहता है कि इन्वेस्टमेंट आने वाला है जहाँ। अच्छा, जहाँ पे छोड़िए सब, जहाँ पे भी सॉफ्ट वर्ड यूज हो उसका मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट रेट वहाँ का बहुत कम है, मतलब 1-2% या हो सकता है 0.5%। तो जहाँ पे भी इंटरेस्ट बहुत कम उसको बोलते हैं सॉफ्ट लोन। तो जनरली हम लोग जितने भी वर्ल्ड बैंक जितने भी लोन लेते हैं वो सारा सॉफ्ट लोन होता है। वर्ल्ड बैंक का काम ही क्या है? सॉफ्ट लोन देना। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि कोई भी चीज डेवलपमेंट करना है, किसी भी चीज का डेवलपमेंट करना है जो गरीब देश है, तो उसके लिए क्या करता है, वर्ल्ड बैंक लोन देता है। ठीक है, तो लोन अगर हाई रेट पे लोन देगा तो गरीब देश कभी डेवलप नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है वो जनरली सॉफ्ट लोन होता है। सॉफ्ट लोन का मतलब क्या, इंटरेस्ट रेट बहुत कम होगा। कोई कंट्री भी दे सकता है, वर्ल्ड बैंक दे सकता है, कोई भी दे सकता है, जिसका इंटरेस्ट रेट कम होगा उसको बोलते हैं सॉफ्ट लोन। तो वो सॉफ्ट लोन हो या हार्ड लोन हो, हार्ड लोन का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट जिसका ज्यादा हो। दोनों में आपको रिपेमेंट तो करना ही है, आज कीजिए या 10 साल के बाद कीजिए। ठीक है, अब नॉन डेट का मतलब क्या है कि ये बिना किसी उधार या बिना किसी लोन के द्वारा पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो बिना लोन का पैसा कैसे कैसे मिल रहा है, मतलब बिना लोन का मतलब क्या है कि जिसको हम लोग रीपेमेंट नहीं करना है। जैसे आपसे मान लीजिए कुछ पैसा मिल गया लेकिन आपको हमको वापस नहीं देना है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे नॉन डेट के अंदर। तो नॉन डेट के अंदर हम लोग क्या क्या देखे थे? सबसे पहला क्या था? डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका दो पार्ट था। डिस इन्वेस्टमेंट, स्पेलिंग गलत है। डिस इन्वेस्टमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विनिवेश। तो यहाँ पे देखिए दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट और डिस। तो मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट को कम करना, मतलब डिस लग जाता है इसका मतलब उसका निगेटिव हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए मेरा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सपोज करते हैं कि एसबीआई जो बैंक है उसके अंदर शेयर 60% है। कल को गवर्नमेंट इसको इंक्रीज कर दे इसके अंदर अपना परसेंटेज और ये कर दे 60 से 70%, तो हम लोग क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसबीआई के अंदर क्या किया है? इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैसे किया है कि पहले जो था 60% बढ़ के कितना हो गया? 70%। तो इसका मतलब सरकार ने एसबीआई के अंदर निवेश किया है। ठीक है, अगर इसी का उल्टा किया जाए, मतलब ये इसमें क्या करे, गवर्नमेंट अपना शेयर इसमें से बेच दे, 60% मान लीजिए पहले था, वो घटा के 55% कर दे, इसका मतलब क्या है कि 5% गवर्नमेंट ने सेल कर दिया। ठीक है, तो सेल कर दिया मतलब क्या, निवेश को कम किया। तो इसको इसका उल्टा हो गया प्रोसेस, मतलब उसी को इन्वेस्ट, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और जब इन्वेस्टमेंट का आपका रेशियो घटेगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिस इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या हिंदी में बोलेंगे विनिवेश हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, कोई दिक्कत है? इसके बाद इसके दूसरा पार्ट क्या था? ऑक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? नीलामी। ठीक है, तो नीलामी का नीलामी हम लोग करते क्यों है? किसी भी चीज को सेल करने के लिए। ऑक्शन का या नीलामी का काम क्या होता है? सेल करना। और ऑक्शन और नॉर्मल सेल करने में क्या अंतर होता है? जैसे मान लेते हैं, क्या बोलिए? हाँ हाँ, तो देखिए इसमें क्या, नॉर्मल अगर सेल करेंगे तो एक फिक्स प्राइस होगा। ठीक है, नॉर्मली किसी भी चीज को आपको बेचना है तो आप एक प्राइस तय करेंगे कि हमको 100 रुपए में बेचना है, वो फिक्स प्राइस है।
नीलामी में क्या होगा, ऑक्शन में क्या होगा, एक मिनिमम प्राइस या उसको बोलते हैं बेस प्राइस या आधार मूल्य, ठीक है। एक बेस प्राइस हम लोग तय करते हैं कि जो भी ऑक्शन होगा इतना से स्टार्ट होगा, मिनिमम। अब उसके ऊपर जहां तक चला जाए उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता। जैसे आप आईपीएल का ऑक्शन देखते हैं, तो आईपीएल के प्लेयर का जो ऑक्शन है उसका सबका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि वो मिनिमम इतना ही से स्टार्ट होगा। तो बेटर क्या होता है कि जहां पे हमको मान लीजिए जितना, अगर कोई भी चीज हमको सेल करना है तो हम क्या करेंगे, ऑक्शन में क्या करेंगे, अपना एक मिनिमम प्राइस पकड़ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि जितना अधिक से अधिक बिक जाए उतना मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो जनरली जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑक्शन के माध्यम से क्यों जाती है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट को ये लगता है कि हो सकता है हमको बेस प्राइस से बहुत ज्यादा पैसा मिल जाए, ठीक है। उसमें मान लीजिए मल्टीपल जैसे सपोज कीजिए कोई कोल फील्ड है, उसको प्राइवेट कंपनी को देना है, तो प्राइवेट कंपनी बहुत सारे हैं जो लेने के लिए तैयार है, जिसका माइनिंग करके लोग कोल बेचेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए जिंदल पावर है या अदानी पावर है या रिलायंस ग्रुप है, तो सब आपस में क्या करेंगे, बिडिंग करेंगे, ठीक है, कि हम इतना मिलेंगे, हम इतना मिलेंगे, तो जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कोट करेगा उसको प्राइस, उस प्राइस पे उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑक्शन में किया जाता है कि गवर्नमेंट जो भी नेचुरल एसेट है या कोई भी गवर्नमेंट का जो एसेट है, जैसे और भी एसेट क्या हो सकता है मिनरल्स के अलावा, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, इस सब के अलावा और क्या हो सकता है, जैसे मान लेते हैं आप जैसे 4G हैंडसेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 4G जो आपको नेटवर्क मिल रहा है या 5G मिलेगा फ्यूचर में, वो ये सब कहाँ से आता है, सब सैटेलाइट के थ्रू कंट्रोल होता है, मतलब इसमें इसरो का कंट्रोल है या गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अब ये जो कंपनी जो भी है, जियो है या एयरटेल है, ये सब कंपनी को जो भी एक स्पेक्ट्रम मिलता है वो कौन बेचता है, गवर्नमेंट बेचता है। जैसे आप लोग सुने होंगे थोड़े दिन पहले 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ। तो 2G स्पेक्ट्रम का मतलब क्या, 2G का जब ऑप्शन किया गया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसलिए उसको बोला गया घोटाला हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे किसी भी एसेट का, गवर्नमेंट या भारत का जो भी एसेट है, तो गवर्नमेंट चाहे तो उसको खुद यूज कर सकती है, नहीं तो उसको सेल आउट भी कर सकती है या प्राइवेट कंपनी को हैंडल करने के लिए दे सकती है, ठीक है। तो कोई भी भारत का जो भी संपत्ति है उसको सरकार चाहे तो या तो डायरेक्टली सेल कर दे या तो ऑक्शन के, जनरली ऑक्शन के माध्यम से ही सेल होता है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को पैसा मिला। जैसे मान लीजिए स्पेक्ट्रम बेचा गवर्नमेंट ने 4G का, तो बदले में क्या मिला, पैसा मिला। कोई भी कोल फील्ड है या कोई भी मिनरल है, आयरन ओर है या कॉपर ओर है, उसको अगर सेल किया तो उसको पैसा मिला। मान लीजिए कोई पोर्ट है, किसी कोई मतलब जो पोर्ट है वो या नेचुरल मतलब इंडिया का एसेट माना जाएगा, वो पर्टिकुलर किसी एरिया किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया पर्टिकुलर किसी प्राइस के लिए, तो वो भी क्या हो गया, ऑक्शन हो गया। कोई भी चीज अगर गवर्नमेंट सेल करती है, जो सरकारी संपत्ति हो गया या मतलब सरकार का जो भी संपत्ति हो गया या भारत का जो भी संपत्ति हो गया, तो उसको सारा जब संपत्ति बेचेंगे तो क्या करना है, पैसा तो वापस आपको देना नहीं है, वो तो एक बार बिक गया तो बिक गया, आपको पैसा मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे बिना उधार का पैसा दो जगह से मिला, एक तो विनिवेश करके और दूसरा ऑक्शन करके। तो विनिवेश का रिसेंट एग्जांपल कहाँ पे है, LIC के अंदर। आपने अभी न्यूज में सुना होगा कि LIC का IPO आ गया, सुना है, ठीक है। तो IPO के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना शेयर को क्या किया, बेच दिया, ठीक है। तो आज की डेट में गवर्नमेंट 100% ओनरशिप उसका नहीं रहा। इसका मतलब क्या किया, पहले जो गवर्नमेंट 100% ओनरशिप था उसको घटाया, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि सरकार ने अपना निवेश को कम किया, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे कि डिस इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। यही दोनों में बेसिक अंतर है कि यहाँ पे किया क्या जाता है, इन्वेस्टमेंट को कम किया जाता है। और एक चीज याद रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट डिस इन्वेस्टमेंट जो होता है, अगर ये करते गए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 60 का एग्जांपल लिए थे कि 60 से घटा के 55 किए, लेकिन जिस दिन ये 50 से नीचे चला जाएगा उस दिन इसको फिर डिसइन्वेस्टमेंट ना बोल के क्या बोलेंगे, प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे, निजीकरण बोलेंगे, ठीक है। मतलब जहां पे भी ओनरशिप 50% से नीचे चला जाएगा, मतलब उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका ओनर नहीं रहेगा, ठीक है, उसका ओनर प्राइवेट लोगों के पास चला जाएगा। तो जब भी इसका अगर घटते घटते ये 50 से नीचे चला जाएगा तो फिर इसी प्रोसेस को हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट ना बोल के क्या बोलेंगे, या विनिवेश ना बोल के क्या बोलेंगे, कि निजीकरण हुआ इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे बात हुआ कि यहाँ पे पैसा इन दोनों माध्यम से कैपिटल अकाउंट में आ गया, ठीक है। अब इसको खर्च करने का बात है, अब इसको कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग लिखे थे कैपिटल फॉर्मेशन, हिंदी में उसको लिखेंगे पूंजी निर्माण, लिखे पूंजी निर्माण, ठीक है।
अब कैपिटल अकाउंट में हम लोग को बोले थे कि वो ऐसा खर्च होगा जिससे क्या होगा, भविष्य में फायदा होगा। ठीक है, हम लोग जो भी खर्चा करते हैं वो दो प्रकार से करते हैं, एक हमारे वर्तमान जरूरत के लिए और दूसरा भविष्य के जरूरत के लिए। ठीक है, तो जितना अधिक आप भविष्य के जरूरत के लिए खर्च कीजिएगा उतना आपका भविष्य अच्छा रहेगा। ठीक है, या जितना वर्तमान के लिए कीजिएगा उतना वर्तमान अच्छा रहेगा। तो डिसीजन आपको अपने खर्च के लिए भी लेना होता है कि हम कैसे खर्च करें, वर्तमान में कितना। जैसे बहुत लोगों को सुने होंगे कि बहुत लोग क्या करता है कि वर्तमान में अपना बहुत पैसा बचा बचा के अपना फ्यूचर बनाता है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से डिसीजन गवर्नमेंट को लेना है कि कैसे अपना मतलब डे टू डे एक्टिविटी के लिए इधर आ जाएगा इस अकाउंट में, और अगर फ्यूचर को देखते हुए करना है तो कैपिटल फॉर्मेशन में जाएगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या, पूंजी निर्माण कैसे किया जा सकता है। जैसे आप नॉर्मल कोई इंसान है, नॉर्मल इंसान जैसे आप और हम है, तो अपना पूंजी का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो आप कोई भी एसेट खरीदेंगे, आपके लिए क्या है, पूंजी है। जैसे मान लीजिए आप एक बर्तन खरीदें कॉपर का या अल्युमिनियम का, तो आपके लिए क्या हो, एसेट हो गया। उसको कल को आप उसको बेच भी सकते हैं और हमेशा वो आपके पास रहेगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए वही पैसे को आपने घूमने में खर्च किया, तो वो तो आपका प्रेजेंट का नीड होगा, फ्यूचर में कुछ काम नहीं होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से गवर्नमेंट बहुत सारा कैपिटल फॉर्मेशन का काम करता है। जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट, आपको पता होगा कि बहुत सारा प्रोजेक्ट अनाउंस करता है। जैसे मान लेते हैं गवर्नमेंट अनाउंस किया एक नया पावर प्लांट बनाया जाएगा। ठीक है, या नया कोई ब्रिज बनाया जाएगा, नया कोई मान लेते हैं बिहटा में एयरपोर्ट बन रहा है। ठीक है, तो कोई भी न्यू, सब चीज में क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए। न्यू एयरपोर्ट, न्यू रोड, ठीक है, कुछ भी आप मान लीजिए कोई भी नया चीज का फॉर्मेशन करना है या उसको एक्सपेंड करना, एक्सपेंशन भी उसी में जाएगा। जैसे मान लेते हैं पहले कोई पावर प्लांट था, वो इतने मान लीजिए वो 100 या 1000 मेगावाट का वो पावर जनरेट करता था। ये मान लेते हैं एग्जांपल, मान लीजिए बाढ़ का पावर प्लांट है, इतना पावर वो जनरेट करता है आज के डेट में। अब गवर्नमेंट ये बोल रहा है इसके अंदर हम और इस पावर प्लांट का क्षमता बढ़ाएंगे और इसको अब इसके अंदर 500 मेगावाट का और पावर जनरेट होगा। तो यहाँ पे क्या किया गया, पहले से ये था, ये तो नया प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया था, अब इसमें एक्सपेंशन किया गया, तो एक्सपेंशन को भी कैपिटल फॉर्मेशन में ही रखेंगे। ठीक है, लेकिन कल को अगर मान लेते हैं कि इस एक, मान लीजिए ये नहीं है, सिर्फ ये 1000 मेगावाट का ये पावर जनरेट करता है, और इसमें मान लेते हैं कुछ रिपेयरिंग का काम आ गया, मेंटेनेंस का काम आ गया। ठीक है, तो मेंटेनेंस वाला को कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर नहीं रखेंगे, वो आ जाएगा इधर। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट में। तो बेसिकली यहाँ पे पूंजी निर्माण उसी चीजों को हम बोलेंगे कि जिससे कोई नया चीज का क्रिएशन हो और हमारे फ्यूचर पर्पस के लिए हो। कोई भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो या कोई मान लीजिए सैटेलाइट हो, कोई भी चीज अगर गवर्नमेंट डेवलप कर रहा है नया चीज, तो वहां पे हम लोग उसको बोलेंगे वो कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्या लिखे थे, अच्छा लोन लिखे थे, उसके बाद लिखे थे इन्वेस्टमेंट। तो लोन कैसे कैपिटल फॉर्मेशन है भारत के लिए। सोच के बताइए, अगर गवर्नमेंट, यहाँ पे आपको सोचना कैसे है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर किसी को लोन देता है तो कैसे वो फायदेमंद है भविष्य में, क्योंकि आपको इंटरेस्ट आएगा और प्रिंसिपल से रिटर्न करना ही है। जैसे अभी आप सुने हुए श्रीलंका के अंदर क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि उनको लोन दिया जाएगा या सॉफ्ट लोन दिया जाएगा या किसी भी तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। तो इन केस किसी भी तरीके से मान लीजिए श्रीलंका को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन दिया, तो फ्यूचर में जैसे मान लीजिए 10 साल का लोन हो या 20 साल का लोन हो या 50 साल का लोन हो, फ्यूचर में वो इंटरेस्ट के साथ क्या होगा, ये यहाँ पे रिटर्न आएगा और साथ में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आएगा। ठीक है, तो कभी भी कोई भी मतलब कोई भी गवर्नमेंट अगर किसी दूसरे को लोन देती है तो भविष्य में क्या करेगा, वो फायदा देगा आपको। तो वैसे तो बहुत हो सकता है रिटर्न ज्यादा कर दिया तो नहीं हो पाता तो लॉस। हाँ, तो और क्या, अब नहीं कर पाएगा तो क्या करेंगे, तो लीगल एक्शन ले सकते हैं, अटैक कर दीजिए कंट्री पे, मेरा पैसा नहीं दे रहा है। जैसे चाइना वाले ने किया, वो पैसा वापस नहीं किया उसका पोर्ट का, तो क्या किया, उसका पोर्ट को एक्वायर कर लिया 99 ईयर्स के लिए। सुने हैं न्यूज में।
सुने तो क्यों ऐसा 99 ईयर्स का सपोर्ट क्यों ले लिया चाइना वाले ने कि उसका लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ। तो आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं। वो आप देखिए इफ एंड बट तो बहुत सारा चीज हो सकता है। आप मान लीजिए बैंक से लोन लिया आप नहीं कर पाए तो उसके लिए थोड़ी ना हम लोग उसके लिए बस बेसिकली है कि आपने लोन लिया तो आपको वापस करना है इंटरेस्ट के साथ। ठीक है। तो लोन अगर किसी को हम देते हैं तो हमारे लिए क्या है, एक फ्यूचर के लिए एसेट है, क्योंकि हमारा जो पैसा वो एक तरह से सिक्योर है कि जो अमाउंट है वो तो हम लेंगे ही, साथ में इंटरेस्ट भी लेना है। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, निवेश करना। कोई भी अगर आदमी निवेश करता है तो किस पर्पस के लिए निवेश करता है। जैसे मान लेते हैं, सपोज कीजिए अभी जैसे एग्जांपल लिए थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर 60% है, इसको वो इंक्रीज करके मान लीजिए इन्वेस्टमेंट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इसका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करके अपना 80% कर लिया। तो यहाँ पे 20% क्या किया, शेयर को बाई किया, खरीदा, तो ऑटोमेटिक 60 से वो 80 पे चला गया। ठीक है। अब 80 पे जाने से इसको क्या फायदा हुआ गवर्नमेंट को, सोचिए बताइए। अगर आप, हाँ हाँ बोलिए। हाँ तो उससे क्या फायदा, कैसे पैसा ज्यादा। 100 में 60 नहीं मिल रहा था आपका 100, आपका जो क्या, फिर से बोलिए क्या मिल रहा है 100, 100 है क्या ये। ठीक है, ये मान लीजिए ये जगह है, इसका हम 60% ओनर है, तो इससे फायदा, तो ओनर से क्या होता है, ओनरशिप होने से फायदा क्या होगा। हाँ तो ये बोलेंगे, हाँ प्रॉफिट वर्ड बोलने पड़ा मेरे। हाँ हाँ तो वही एक वर्ड, वही हम वर्ड सुनना चाह रहे थे, प्रॉफिट वर्ड बोलना पड़ेगा। ठीक है। कि जैसे मान लीजिए आप दुकान है आपका, आप दुकान में जितना भी परसेंटेज आपका प्रॉफिट होगा, जितना जो ओनर होगा उसको उतना परसेंट मिलेगा। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपनी के केस में प्रॉफिट अलग चीज है, एक होता है डिविडेंड भी होता है। ठीक है, वो आगे चल के हम लोग अभी देखेंगे। जैसे कंपनी क्या करता है, जैसे आप भी कोई शेयर होल्ड करते हैं किसी भी कंपनी का, तो कंपनी का जब प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है, डिविडेंड इशू करती है। ठीक है। जैसे आपको अंदर ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपने एसबीआई का शेयर खरीदा, ठीक है, सपोज कीजिए कि आप अपना आपने डीमेट अकाउंट खोला, डीमेट अकाउंट सब डिस्कस किए हैं ना। आपने डीमेट अकाउंट खोला और आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा। आप किसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं जो भी लिस्टेड कंपनी है। तो कल को क्या कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको पैसा दे देगा क्या, देगा, नहीं देगा। कंपनी प्रॉफिट का पैसा आपको थोड़ी ना देगा। कंपनी वहां पे इशू करता है डिविडेंड। ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में लाभांश। तो डिविडेंड का मतलब क्या, सिंपल ये समझ लीजिए, कंपनी को कभी भी प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या देती है आपको, डिविडेंड वर्ड यूज करना पड़ेगा कि डिविडेंड देती है। ठीक है, जितना भी मान लीजिए कंपनी ने, सपोज कीजिए मुझे एसबीआई ने, सपोज कीजिए ऐसा ये वर्ड जान लीजिए, मान लीजिए एसबीआई को 1000 करोड़ का ये प्रॉफिट हुआ इस फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है। और कोई उसका शेयर होल्डर है या गवर्नमेंट उसका शेयर होल्डर है 50% से जितना भी मानना है मान लीजिए, तो ये जरूरी नहीं है कि एसबीआई को अगर आपको 1000 का प्रॉफिट, 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो सबको इक्वली डिवाइड कर देगा। ये कंपनी का बोर्ड का मीटिंग होगा। ठीक है। बोर्ड का मतलब क्या है कि ओनर अपॉइंट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बेसिकली कंपनी कैसे रन करता है, जैसे मान लेते हैं जैसे छोटा मोटा, जैसे कोई संस्था है तो उसमें आपको दिखेगा कि एक ओनर है वही सब कुछ कर रहा है। लेकिन कोई भी लार्ज लेवल का कंपनी है वो कैसे रन करता है, जैसे मान लेते हैं कोई ओनर है, कोई भी मान लीजिए टाटा ग्रुप है, तो टाटा ग्रुप कैसे रन करता होगा, आप सोच के बताइए। कैसे, मतलब कोई भी कंपनी का डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, ये ऊपर कैसे जाएगा, ये वाला ना। हाँ। अच्छा ठीक है, छोड़ छोड़ दीजिए। जैसे कोई भी कंपनी है, सपोज कीजिए टाटा, टाटा कंपनी है। टाटा कंपनी का ओनर कौन है, कौन बोला कि रतन टाटा ओनर है, कैसे, अभी कौन है ओनर, अभी कोई किसी को ओनर नहीं बोल सकते क्योंकि किसी के पास 70% से ज्यादा शेयर नहीं है। ठीक है, जैसे रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप में मुकेश अंबानी के पास
50% प्लस शेयर है तो वो ओनर है। ओनर किसको बोलते हैं हम लोग? जिसके पास ओनर कितना होना चाहिए? 50% से अधिक होना चाहिए, तभी तो उसको ओनर बोलेंगे। तो टाटा ग्रुप में किसी के पास 17% या बोल सकते हैं 20% ऊपर का शेयर का ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पे मान लीजिए किसी के पास 10% है, किसी के पास 30% है, 40 हो गया, किसी के पास 20% है, बच गया कितना? 40 हो गया ना। ऐसा मान लीजिए स्ट्रक्चर है कि ये कोई कंपनी है, किसी के पास 10% है भी, इतना से मतलब ओनरशिप है सबके पास, 4 आदमी है और ये 4 अलग अलग ओनर है, इतना परसेंट का ये, इतना परसेंट का ये। तो अब इस कंपनी का डिसीजन मेकिंग कैसे होगा? तो अब क्या होगा देखिए, कोई भी कंपनी का ये जान लीजिए, कोई भी कंपनी जो होता है अगर कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उसका जो भी डिसीजन मेकिंग होता है वो डिसीजन मेकिंग के लिए बनता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निदेशक मंडल। डायरेक्टर को हिंदी में बोलते हैं निदेशक, और बोर्ड हो गया मंडल, निदेशक मंडल। अब इस कंपनी का कोई भी डिसीजन लेना होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लेगा। जैसे टाटा के अंदर क्या करना है, जैसे हाई लेवल डिसीजन। हाई लेवल डिसीजन का मतलब क्या? कि उस कंपनी का सीईओ कौन बनेगा। जैसे सीईओ आपको पता होगा कि कोई भी कंपनी का टॉप लेवल डिसीजन मेकर कौन होता है? सीईओ होता है। अब सीईओ कौन बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करता है कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है। ठीक है। तो कोई भी कंपनी हो, जो कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है, उस सभी कंपनी का डिसीजन मेकर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन होगा? अब ये डिपेंड करता है ओनर के ऊपर। अब मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि इस कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 20 लोग होंगे। ऐसा हम लोग सपोज करते हैं कि कोई भी कहीं का भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब ग्रुप है, तो वहां पे कुछ ना कुछ मेंबर्स होंगे, हो सकता है 4 हो 5 हो। सपोज कर लिया हम लोग कि 20 मेंबर यहाँ पे बैठते हैं, कोई भी डिसीजन होता है ये 20 आदमी के सहमति से होता है। ठीक। अब ये 20 आदमी कौन कौन होगा? तो अब इसमें कौन कौन ये 20 आदमी होगा ये कौन डिसाइड करेगा? ओनर उसका डिसाइड करता है। तो मान लेते हैं ये 20% का 10% कितना होगा? कितना होगा 10%? 2 आदमी, 2 हुआ। तो मतलब इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2 आदमी कौन भेज सकता है? यहाँ का जो ओनर है, जो 10% है, वो 2 लोगों को अपॉइंट कर सकता है कि आप मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर है, आप जाके वहां पे फैसला लीजिए। या तो ये काम कर सकते हैं, या तो खुद भी जा सकता है एक आदमी बन के, या एक आदमी और किसी को लेके भी जा सकते हैं। ठीक है। तो ये 2 आदमी को भेजा, ऐसे करके ये टोटल 20 होगा। तो ये कितना होगा? 6 को भेजेगा। ये कितने को भेजेगा? 4 को, और ये 8 को। ठीक है, हो गया ना? 10 20 हुआ ना? 6 4 10, ठीक है। तो अब ये देखिए टोटल 20 आदमी हो गया। 20 आदमी कैसे डिसीजन लिया? ये 20 आदमी आया किधर से? तो जो भी ओनर है, ओनर का जितना कोटा बना, जैसे ये 40% है, तो 20 आदमी को में 40% निकालेंगे तो 8 आदमी आएगा। तो 8 आदमी को भेजने का हक किसका है? ये जो 40% का ओनर है। ठीक है। तो इस प्रकार से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनता है। यहाँ पे वो चाहे तो ओनर खुद भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए छोटा ग्रुप है, तो छोटा ग्रुप है, या डिपेंड करता है ग्रुप के ऊपर कि वहां पे ओनर कौन है। जैसे रिलायंस ग्रुप का बात करें तो वहां पे 50% से प्लस शेयर किसके पास है? मुकेश अंबानी के पास है। तो ऑटोमेटिक है कि 50 जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उसमें 50% से अधिक मेंबर भी किसका होगा? उन्हीं का होगा। और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कैसे होता है? यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये सब मिलके यहाँ पे 20 लोग पहुंच गए, ये इनको डिसीजन लेना है। तो ये डिसीजन कैसे लेते हैं? वोटिंग से डिसीजन होता है। मतलब यहाँ पे मेजोरिटी डिसीजन होना चाहिए कि 50% से ऊपर अगर कोई पक्ष में है तो वही डिसीजन लागू हो जाएगा। भले जैसे मान लेते 20 लोग है, 20 लोग में 11 लोग बोल रहे हैं कि हमको ये करना है, 9 लोग चाहे कितना भी विरोध करें, होना वही है जो 11 लोग बोलेंगे। ठीक है। तो कोई भी डिसीजन होता है कैसे होता है? मेजोरिटी से होता है। ठीक है। तो मेजोरिटी से होने का मतलब क्या है यहाँ पे? कि ये डिसीजन मेकर कोई भी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेगा और मेजोरिटी से डिसीजन होगा, जो लोग पारित करेंगे वही लागू होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मान लेते हैं टाटा कंपनी को 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब इस 1000 प्रॉफिट को, अब इसको इक्वली बांटा जाए कि नहीं बांटा जाए, ये डिसीजन भी लेना हो सकता है ये डिसीजन लिया जाए कि हम 1000 करोड़ को और कहीं इन्वेस्ट करेंगे, किसी को प्रॉफिट नहीं लेना है। ऐसा भी डिसीजन हो सकता है ना। तो इस केस में क्या होगा कि प्रॉफिट हो सकता है कुछ नहीं मिले आपको, मतलब डिविडेंड बेसिकली कुछ नहीं मिले। तो ऐसा नहीं है, मतलब ये बेसिकली ये सब चीज टॉपिक से बाहर का है। मतलब बेसिकली हम ये बताना चाहते थे कि कंपनी कभी भी प्रॉफिट अगर जनरेट करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसका इक्विवेलेंट रिटर्न मिलेगा। हो सकता है डिविडेंड मिले भी और हो सकता है डिविडेंड
नहीं भी मिले, वो डिसीजन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कि आपको कितना वो डिविडेंड देगा या नहीं देगा। हो सकता है बहुत ज्यादा डिविडेंड दे दे या ना ही दे, उसके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये बोलना है कि इन्वेस्टमेंट, हम लोग इस पे थे इन्वेस्टमेंट पे, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं भी अगर इन्वेस्ट करती है तो ये समझ के करती है कि कहीं पे, जैसे मान लेते हैं सपोज हम लोग एग्जांपल लिए थे कि एसबीआई के अंदर 60% का गवर्नमेंट का ओनरशिप है। तो कल को अगर इनके सपोज करते हैं कि एसबीआई ने डिविडेंड इशू किया, ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं कि डिविडेंड इशू किया, जैसे अनाउंस किया कि पर शेयर 2 रुपया मिलेगा या 10 रुपया मिलेगा, तो जितना भी टोटल शेयर होगा उसका आपको 60% तो आपके पास है, तो उसका आपको पर शेयर निकाल लीजिए कि इतना पैसा मिल जाएगा आपको डिविडेंड के रूप में। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो बेसिक ये बोलने का मतलब है कि जब भी कम, जैसा भी गवर्नमेंट का जहां पे भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे सरकारी कंपनी कौन कौन सा है एग्जाम्पल के लिए बोलिए, जैसे एनटीपीसी हो गया, गेल हो गया, वेल हो गया, एनएचआई हो गया, बीएसएनएल हो गया, जितने भी सरकारी बैंक है वो हो गया, तो ये सब कभी भी प्रॉफिट जनरेट करेगा तो उसका जब डिविडेंड इशू होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, गवर्नमेंट को उसका डिविडेंड मिल जाएगा। तो एक तरह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो ये सोच के कर रही है कि फ्यूचर में कभी भी अगर वो प्रॉफिट जनरेट करेगा वो कंपनी, तो बदले में हमको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए आईओसीएल है, बीपीसीएल है, तो ये सब का जो भी प्रॉफिट ये लोग जनरेट करेंगे किसको देंगे? प्रॉफिट जो उसके ओनर हैं। तो मान लीजिए बीपीसीएल का ओनर कौन है, तो उसका देखना होगा गवर्नमेंट का कितना परसेंट ओनर है, प्राइवेट कितना ओनरशिप है, तो सबको इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये दिमाग में डाल लीजिएगा कि कोई भी कंपनी का डिसीजन मेकिंग ओनरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि ओनरशिप किसके पास है, फिर उसके पास पावर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अपॉइंट करने का, फिर ये लोग ही मेजर डिसीजन लेते हैं। कंपनी का जो हाईएस्ट डिसीजन मेकर होता है इंटरनल, मतलब कंपनी लेवल पे, वो सीईओ का काम होता है। हाँ, मतलब वो हो गया, मतलब कंपनी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है कि कंपनी किस टाइप से रहेगा नहीं रहेगा। कंपनी जब जो काम कर रहा है वो किस तरीके से काम करेगा, वो सीईओ का काम होता है। कोई भी डिसीजन मेकिंग एग्जीक्यूटिव, ये देखिए सीईओ का फुल फॉर्म क्या हुआ, चीफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारा वर्ड होता है, जैसे टॉप लेवल पे देखेंगे ना, जैसे सी होता है चीफ, सीएमओ, सीओओ, ये सब वर्ड सुने हैं? कोई भी कंपनी का देखिएगा कि सीएम होता है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ऐसा करके बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, उसका सबका हेड होता है ये सीईओ। ठीक है, मतलब जितना भी ये समझ लीजिए सिंपल सीईओ का काम होता है कि डिसीजन मेकिंग जो कंपनी के इंटरनली जो भी करना है वो सारा उसके पास कंट्रोल होता है उसका। लेकिन तो उससे भी बड़ा डिसीजन क्या हो सकता है कि सीईओ कौन बनेगा। ठीक है, तो ये डिसीजन कौन लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन बैठेगा, ये डिसीजन कौन लेता है, तो उसका ओनर। ओनर खुद भी बैठ सकता है वहां पे या किसी को अपॉइंट भी कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो हम लोग अपना टॉपिक पे आ जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग डिस्कस जब कर रहे थे तो ये था, तो मोटा मोटी लास्ट क्लास में ये हम लोग लिखे थे, क्लासिफिकेशन एक बार शुरू से हम बता रहे हैं, समझिएगा। देखिए बजट क्या है, बजट बेसिकली क्या है, एक प्लान है। ठीक है, बजट एक प्लान होता है। प्लान का मतलब क्या है, ऐसा हम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा ही करना है। तो बजट क्या है, एक प्लान है। ठीक है, तो प्लान किस चीज का है, खर्च का। किसका खर्च का, गवर्नमेंट का खर्च का हम लोग बात कर रहे हैं। और ये कितने ड्यूरेशन का होगा, 1 साल का। तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि बजट में 3 चीज इंपॉर्टेंट होता है। एक, सोर्स ऑफ इनकम, कहाँ से पैसा आएगा।
फिर एक्सपेंडिचर कहाँ पे पैसा खर्च होगा, और तीसरा टाइम कि कितने दिन का बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम क्या हो गया, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ये वाला एक सोर्स ऑफ इनकम है और एक कैपिटल शिफ्ट ये सोर्स ऑफ इनकम है। एक्सपेंडिचर क्या क्या है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा दोनों एक्सपेंडिचर हो गया। और टाइमलाइन तो हमको पहले ही से पता है कि टाइमलाइन कितने का है, 1 साल का। ठीक, और वो 1 साल कब से कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ये पीरियड होता है। ठीक है, कि 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक कैसे कैसे खर्च करना है या कितना खर्च करना है, ये डिसीजन या ये बजट का प्लानिंग कब हो गया था, ये 1 फरवरी 2000 इस साल आया होगा, 1 फरवरी 2022 उस दिन बजट पेश किया गया और ये बोला गया है कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2023 तक क्या क्या हम खर्च करेंगे, कहाँ कहाँ खर्च करेंगे और कहाँ से पैसा आएगा, ये सारा का प्लानिंग बताता है आपको बजट। ठीक है, अब इस बजट में ये बोला गया कि अब इसका क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन आप अपने आधार पे कर सकते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं कि ऐसे ही क्लासिफिकेशन करना है। एनसीईआरटी में इसी टाइप से किया गया, तो हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। अदर बुक में हो सकता है आपको लास्ट क्लास में दिखाए भी थे, क्लासिफिकेशन दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि बजट का 2 पार्ट में पहले बांट दिया गया, एक रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल। बेसिकली रेवेन्यू अकाउंट के अंदर हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में कि पैसा जो मिलता है वो 2 माध्यम से यहाँ पे मिलता है, एक टैक्स के माध्यम से और दूसरा नॉन टैक्स के माध्यम से। और टैक्स में ये बताया गया था कि 2 टाइप का टैक्स होता है, एक प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, क्या क्या, आईटी इनकम टैक्स और कोई टैक्स का नाम बताइए, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जो कंपनी के ऊपर टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, या हिंदी में बोलते हैं निगम कर। और दूसरा था अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे जीएसटी है, वैट है, एक्साइज है। ठीक है, तो इन सभी से माध्यम से यहाँ इन सभी के माध्यम से टैक्स के रूप में पैसा कलेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग डील किए थे नॉन टैक्स के, बिना टैक्स का भी गवर्नमेंट को इनकम होता है। कहाँ कहाँ से इनकम होता है, तो जैसे सबसे पहला डिस्कस किए फाइन, कि कोई भी अगर मान लीजिए कोर्ट किसी के ऊपर फाइन लगाता है या कोई भी आप नियम कानून तोड़ते हैं तो पुलिस आप फाइन लगाता है। ठीक है, और क्या था, सर्विसेज, आप कोई भी गवर्नमेंट का सेवा का यूज करते हैं तो वहां पे आपको बदले में आपको पे करना पड़ता है, तो वो भी सर्विस जो पे अभी यूज किया। उसके अलावा एक और हो सकता है इसमें फी लिखे थे लास्ट क्लास में, हाँ क्या था, ठीक है, डोनेशन, उसमें फी भी ऐड कर सकते हैं। फी मतलब क्या, या सेवा में भी उसको लिख सकते हैं या अलग से भी लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी फीस आप पे करते हैं किस चीज का, जैसे मान लीजिए आपने कोई सर्टिफिकेट बनवाया, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया, इनकम सर्टिफिकेट बनवाया, उसके लिए फी लगता है। या मान लेते हैं आपने बीपीएससी के लिए फॉर्म अप्लाई किया, ठीक है, तो वो सब क्या क्या है, सबका एक फी, एक फिक्स्ड फी है, जो भी एक तरह से वो भी क्या है, गवर्नमेंट का इनकम है। तो सर्विस में भी लिख सकते हैं और फी अलग से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और सर्विस बेसिकली अलग से लिखेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, सर्विस जैसे मान लीजिए इंडियन पोस्टल सर्विस हम यूज करते हैं या इंडियन रेलवे यूज करती है, बीएसएनएल यूज करते हैं, तो सब के माध्यम से, सर्विस के माध्यम से भी गवर्नमेंट को इनकम होता है। जैसे मान लीजिए आपने एयरपोर्ट को यूज किया, तो कभी भी आप फ्लाइट का टिकट लेंगे तो वहाँ पे एयरपोर्ट का अलग से चार्ज कटता है कि आप एयरपोर्ट पे इंटर करें, उसका अलग से चार्ज। वो भी क्या हो गया, एक तरह से सेवा मिल रहा है आपको गवर्नमेंट तरफ से, तो वो भी एक तरह से गवर्नमेंट का इनकम हो गया। उसके बाद किए थे हम लोग डोनेशन का बात, मान लीजिए कोई भी कंट्री हम लोग को फ्री में, या डोनेशन तो फ्री में ही होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी कंट्री हमको डोनेट कर दिया। जैसे आज के डेट में आप देख रहे होंगे यूक्रेन के बारे, यूक्रेन को बहुत सारे कंट्री क्या कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, इकोनॉमिकल सपोर्ट दे रहे हैं, आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं। तो आर्थिक मदद पहुंचाना अभी तो बिना सब लोन का ही पहुंचा रहा है, तो क्या होगा, सारा डोनेशन के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद किए थे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ये ऐसा खर्च था जिससे क्या होगा, कोई भी आपका फ्यूचर का काम नहीं होगा, प्रेजेंट का काम होगा। उसमें सबसे पहले टॉप पे लोग डिस्कस किए थे ब्याज भुगतान को, कि जितने भी सरकार ने लोन लेके रखा है, जैसे मान लीजिए इधर से जो लोन लिया, जैसे यहाँ से हम लोग डिस्कस किए कैपिटल शिफ्ट के अंदर गवर्नमेंट ने लोन लिया, ठीक है, तो लोन अगर ले रहा है
इसका मतलब आज अगर वो लोन लिया तो अगर 10 साल का लोन है, 10 साल तक क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो जितना भी इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा उसका खर्चा इधर दिखाएंगे, और लोन से जो पैसा आएगा उसको उसी साल में यहाँ पे दिखाएंगे। तो इंटरेस्ट जो पेमेंट हम लोग कर रहे हैं वो पिछले सरकारों के द्वारा जो लोन लिया गया उसका इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, और यहाँ पे जो डेट के अंदर है या यहाँ पे जो दिखेगा वो करंट ईयर में जो लोन लिया गया उसके बारे में बताया जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसके अंदर और भी बहुत सारा खर्च था, जैसे सैलरी, पेंशन, ये सब, उसके और मेंटेनेंस। उसके बाद यहाँ कैपिटल अकाउंट था। कैपिटल अकाउंट के अंदर ये बताया गया कि कैपिटल रिसिप्ट है, पूंजी प्राप्ति है। पूंजी प्राप्ति के अंदर दो पार्ट हो गया, एक उधार वाला और दूसरा बिना उधार वाला। बिना उधार में आपको दो चीज बताया गया, एक विनिवेश का तरीका है और दूसरा बेचने का, या बेचने का तरीका ही या सेल करने का, जो भी बोलिए, सेल ऑप्शन सब एक ही चीज है। उसके बाद बताया गया कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ऐसा कोई भी खर्च जिससे हमको भविष्य में फायदा हो, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट या कोई भी नया प्रकार का स्ट्रक्चर बनाना या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वो सारा चीज। उसके बाद आ गया लोन का बात। लोन में भविष्य में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भविष्य में आपको रिटर्न मिलेगा इन सेंस ऑफ डिविडेंड। कोई दिक्कत? तो ये चीज को समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ पे कभी ये बस ये सब याद रखिए कौन किसके अंदर आता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि इंटरेस्ट, ऐसा क्वेश्चन मान लिया आया है कि इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज भुगतान किसका पार्ट है, ठीक है। और ये आपको चारों ऑप्शन रहेगा, एक दो, ये चारों ऑप्शन ऊपर से दिया, आपको चुनना रहेगा कौन कौन किसके अंदर आता है, ठीक है। तो आपको मान लीजिए कोई भी ऐसा चीज जो इसमें नहीं लिखा है तो कैसे जस्टिफाई करेंगे कहाँ से आता होगा। जैसे सपोज कीजिए कि हम तो कुछ 3-4 एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए, मान लीजिए कोई कुछ दूसरा चीज वहां पे लिख दिया क्वेश्चन के अंदर कि ये किसका पार्ट होगा, तो आप कैसे सोचेंगे उसको? तो सिंपल सा, ये मान लीजिए खर्च का पार्ट है, तो खर्च का पार्ट है तो सिंपल आपको वही सोचना है कि ये प्रेजेंट नीड के लिए या फ्यूचर नीड के लिए है, ठीक है। अगर प्रेजेंट नीड के लिए कोई भी खर्च किया गया है तो वो किस में आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, और वो फ्यूचर को देखते हुए खर्च किया गया तो आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं ऐसा लिखा गया कि गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि यहाँ पे इतना इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो बजट के अनुसार ये किस टाइप का एक्सपेंडिचर हुआ, और आपको उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? इस स्ट्रक्चर को समझने में कहीं अगर दिक्कत हो रहा है तो बताइए, यहाँ वर्ड बाय वर्ड किसी में दिक्कत हो रहा है तो। किसी को किसी में दिक्कत नहीं है? पूंजी निर्माण में लिखिए, डिसइन्वेस्टमेंट लिखवा दिए थे ना, अब लिखिए पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए कोई भी ऐसा निवेश जिससे, कोई भी ऐसा निवेश जिससे आधारभूत संरचना का विकास हो, कोई भी ऐसा निवेश जिससे आधारभूत संरचना का विकास हो और भविष्य में उससे लाभ हो, और भविष्य में उससे लाभ हो, उसे उसे पूंजी निर्माण के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे जैसे नया एयरपोर्ट का विकास, ठीक है, कुछ भी वर्ड नया लिख सकते हैं, नया नया रोड, नया एयरपोर्ट, नया बंदरगाह, ठीक है। तो इसमें नया वाला भी आएगा और एक्सपेंशन वाला भी आएगा, बढ़ोतरी जो भी किया गया वो भी आएगा। इंग्लिश में कितने लोग हैं? ठीक है, लिखिए कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, देखिए एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन विच, any type of investment in which
there is development of infrastructure which will be useful for future, which is useful for future is considered as capital formation. Example, construction of new port, new bridge, which is useful for future. फिर example is construction of new port, new satellite, new missile, कुछ भी. हाँ बोलिए, इसके आधार पे बना सकते हैं. जैसे कहा मान लीजिए फ्यूचर किसी भी अदर कंट्री के अंदर मान लीजिए ऐसा गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट आप न्यूज अगर पढ़े होंगे तो ऐसा न्यूज में आया कि बांग्लादेश का एक पोर्ट है चिटगोंग पोर्ट, पढ़े हैं उसके बारे में, उसको ओवरटेक करने वाला है, उसको डेवलप करने वाला है. ठीक है. इसके अलावा और भी जैसे ईरान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोर्ट डेवलप किया था. कौन सा पोर्ट? ग्वादर पोर्ट. ग्वादर पोर्ट का नाम सुने? ग्वादर पोर्ट का नाम सुने? अभी रिसेंट का न्यूज छोड़िए, उससे पहले का बात. अभी जैसे रिसेंट ये चल रहा है कि बांग्लादेश का एक पोर्ट है चिटगोंग पोर्ट, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब उसको डेवलप करेगा. तो एक तरह से क्या हो गया, वो आउट ऑफ इंडिया जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है. तो इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? फ्यूचर में फायदा होगा कि वहां से जो भी ट्रेड होगा उसमें भारत को पैसा नहीं देना पड़ेगा अलग से, क्योंकि वो इंडिया का ही पोर्ट होगा. ठीक है. अब अगला टॉपिक है डेफिसिट. हिंदी में इसको बोलते हैं घाटा. ठीक है. ये इसी पे बेस्ड है, इसी मतलब इसी क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है ये. सबसे पहले ये बताइए घाटा किसको बोलते हैं? घाटा कब होता है? सिंपल ऐसे घाटा, जैसे मान लेते हैं आपने कुछ काम किया. ठीक है. या सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि आपके पास मान लीजिए इनकम का सोर्स है 100 रुपया. ठीक है. आपको मान लीजिए 100 रुपया खर्च, या मंथ का बेसिस का बात करें, जैसे मान लीजिए आप मंथ का आपको घर से खर्चा मिला मान लीजिए 5,000 रुपया खर्च करने के लिए. ठीक है. आपने क्या किया? 6,000 रुपया खर्च कर दिया. 6,000 रुपया कैसे खर्च कर दिया? 1,000 रुपया कहाँ से आया? तो आपने उधार लिया किसी से, 1,000 रुपया उधार लिया और आपने खर्च कर दिया 6,000. ठीक है. तो इस केस में क्या हुआ कि जितना आपका इनकम है, इनकम से ज्यादा आपका एक्सपेंडिचर हो गया. तो ऐसे केस को क्या बोलेंगे? घाटा आपको है. ठीक है. आपने कुछ निवेश सोच के निवेश किया कि हम इतना प्रॉफिट जनरेट करेंगे, वहां पे लॉस हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? घाटा. मतलब जब भी हमारा जो खर्च है, या सिंपल भाषा में ये समझिए कि जो भी हमारा खर्चा है हमारे इनकम से अगर ज्यादा हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? घाटा का कंडीशन है. ऐसा ही बोलेंगे ना. तो एक्चुअल में क्या है कि बजट में कुछ प्रकार के डेफिसिट होते हैं, कुछ प्रकार के घाटा होता है. ठीक है. जिसको बोलते हैं जैसे रेवेन्यू डेफिसिट, एक तरह का एग्जांपल बता रहे हैं. तो उसको किस किस प्रकार से घाटा बोलेंगे ये समझना है. बस सिंपल सा ये घाटा का मतलब क्या है कि जब भी हमारा एक्सपेंडिचर जो खर्च है वो अधिक हो जाए, किससे? इनकम से या आय से. ठीक है. डे टू डे एक्टिविटी में जैसे मान लीजिए जितना मेरा खर्च है वो मेरे इनकम से ज्यादा है, तो हम किस कंडीशन में है? घाटा के कंडीशन में. मतलब बजट सेंस में बात कर रहे हैं हम लोग. जैसे ये हम लोग बात कर रहे थे बजट का, तो बजट बेसिकली क्या है? टाइम फ्रेम का है. ठीक है. यहाँ पे टाइम है, 3 चीज है बजट के अंदर, एक इनकम, दूसरा खर्च और तीसरा टाइम. तो एक वर्ष में अगर जितना सरकार का प्लान है, जैसे यहाँ पे सरकार ने ये पूरे के अंदर क्या बताया कि मेरा इतना इनकम है, इतना खर्च है और इतने वर्ष का ये प्लान है मेरा. तो घाटा कब लगेगा? कि जब हम क्या करें कि मेरा जो खर्च है वो अधिक हो जाए मेरे इनकम से. ठीक है. तो इस केस में क्या होगा? गवर्नमेंट को क्या लगेगा? घाटा लगेगा. अब खर्च को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा? जैसे गवर्नमेंट ने प्लान किया कि 2 लाख
या 2 लाख करोड़ मान लीजिए खर्च, या सिंपल नॉर्मल कोई कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 100 यहाँ पे फिगर है, इनकम 100 का है, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्लान किया कि 120 खर्च करना है, ठीक है, इस वर्ष के लिए। जो हमारा एक कहाँ गया, मिट गया। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में 100 लाख करोड़ या इतना आय है और खर्च है 120 लाख करोड़। तो इस केस में क्या हुआ कि 20 है ये कहाँ से आएगा, तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करेगा, उधार लेगा। ये उधार कहाँ से आएगा, तो ये जो बजट आप देखेंगे यहाँ वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या दिखाएगा कि मेरा इनकम इतना इधर से हुआ, इतना इधर से हुआ, खर्च मान लीजिए यहाँ पे इतना है और इतना है, लेकिन हमको अब 20 लाख करोड़ घट रहा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से उधार लेगा, इसको बैलेंस कर देगा। अब जो उधार यहाँ से लिया गवर्नमेंट, अब भविष्य में इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ेगा ना। तो यही सब लॉजिक, कुछ कुछ घाटा बजट का टाइप होता है, उसी को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला लिखिए राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। तो सबसे घाटा हम लोग पहला डिस्कस क्या करेंगे, हिंदी में लिखिए राजस्व घाटा। हाँ, रेवेन्यू, REV क्लियर नहीं लिखा। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, आपको ये देखना है। देखिए रेवेन्यू नाम से ही पता चल रहा है, रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू डेफिसिट मतलब किस पार्ट का ये बात कर रहा है, ये रेवेन्यू अकाउंट, राजस्व वाला खाता वाला का बात कर रहा है। हम लोग को देखना क्या है, खर्चा और इनकम। तो इसका खर्च क्या है, हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर फोकस किस पे करना है, सिर्फ इस पार्ट पे, ठीक है, राजस्व वाले पार्ट पे, राजस्व खाता के पार्ट पे। तो राजस्व हम लोग सिंपल ये डिस्कस कर रहे हैं कि डेफिसिट का मतलब क्या, कि आपका जब एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, इनकम से अधिक हो जाए। तो इस अकाउंट के अंदर आपको एक्सपेंडिचर क्या दिख रहा है, ये, और इनकम का सोर्स क्या है, ये, ठीक है। शॉर्ट में मान लीजिए लिख रहे हैं इसको RR लिख रहे हैं, और इसको RE लिख रहे हैं। इसके अंदर ये हम बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट जब इससे अधिक हो जाएगा तो उसको कैसा कंडीशन बोलेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट बोलेंगे, ठीक है, राजस्व घाटा बोलेंगे। इसको लिखिए, लिखिए जब बजट के अंतर्गत राजस्व खर्च अधिक हो जाए, राजस्व प्राप्ति से अधिक हो जाए, राजस्व प्राप्ति से, तो उस परिस्थिति को राजस्व घाटा कहते हैं। इंग्लिश में लिखिए, when revenue expenditure is more than revenue receipt, when revenue expenditure is more than revenue receipt, then that condition is called as revenue deficit। ठीक है, अब कोई आपको, ये तो हो गया डिफिनेशन का बात। अब कोई आपको बोले कि बताइए कितना घाटा लगा, कैसे निकालेंगे, माइनस कर देंगे। जैसे रेवेन्यू, हम लोग को डेटा खोजना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या है, तो कितना हमारा खर्च है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे शो किया गया 120 और यहाँ पे 110, तो कैसे निकालेंगे, 120 माइनस 110, जो भी आ गया वो फिगर हो गया आपका राजस्व घाटा। ठीक है, तो सिंपल इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वल टू साइन देके लिख लीजिए, क्या होगा, राजस्व खर्च माइनस राजस्व प्राप्ति। फॉर्मूला लिख लीजिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट।
अब गवर्नमेंट को कभी डेटा शो करना हो, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट का कभी भी डेटा है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट इतना है, कभी आप न्यूज़पेपर अगर फ्यूचर में पढ़िएगा, पढ़िएगा न्यूज़पेपर जी आप लोग, कोई भी आप लोग को करंट टॉपिक के बारे में पता नहीं होता है तो पढ़िएगा फ्यूचर में जरूर, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो कभी भी भविष्य में अगर आपको न्यूज में ऐसा मिलेगा कि भारत सरकार का राजस्व घाटा इतना लाख करोड़ है, ऐसा कभी न्यूज में नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट इसका डेटा जो रिलीज करता है वो क्वांटिटी फॉर्म में नहीं करता है। जैसे क्वांटिटी फॉर्म ये क्या हो गया, मान लीजिए हम लिख दें कि 10 लाख करोड़, मतलब ये क्वांटिटी टर्म हो गया। अब गवर्नमेंट कैसे इसको रिलीज करता है डेटा को, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिलीज करता है। किसका परसेंटेज? जीडीपी का। जैसे मान लीजिए वो क्या करेगा, अब 10 आ गया, अब निकालेगा भारत का जीडीपी कितना है, तो भारत का जीडीपी मान लीजिए 80 है। अब कितना परसेंट है इसका, तो इतना परसेंट है, इतना परसेंट रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। ठीक है, मतलब सिंपल टर्म ये है कि गवर्नमेंट जब भी डेटा इसका रिलीज करेगा तो किस फॉर्म में करेगा, इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ठीक है, अब जैसे आपको देखना है, अगर मानते हैं इनकेस आपको देखना है कैसा दिखता है ये गवर्नमेंट का डेटा, तो हम लोग देख सकते हैं ऑनलाइन। गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो साइट है जहां से आप कभी भी फ्यूचर में हर वर्ष का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के संबंधित, वो बजट, वो साइट का नाम क्या है? इंडिया .co.in है या .nic.in आ गया। तो ये सरकारी साइट है, इसका ऐप भी आता है, मतलब 2 साल पहले गवर्नमेंट ने इसके लिए ऐप भी लॉन्च किया। आप इंडिया बजट डाल के आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ वहीं से आप डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। तो आप चाहें तो इंडिया बजट का ऐप भी डाउनलोड करके प्ले स्टोर से आप काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर वेबसाइट खोल लीजिए। तो ये सरकारी वेबसाइट है, गवर्नमेंट, ऊपर में लिखा हुआ गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कोई भी साइट वो सरकारी है कि नहीं है कैसे पता चलता है? जैसे मान लीजिए हमने गूगल में सर्च किया, जैसे आप मान लीजिए गूगल में डालें, गूगल गूगल के अंदर बहुत सारा सर्च आया, अब कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फेक है ये कैसे पता चलेगा? तो ये चीज जान लीजिए कि जिसमें भी .gov रहेगा मतलब वो सरकार का साइट है। ठीक है, जहां पे भी gov नहीं है मतलब वो सरकारी साइट नहीं है, कोई प्राइवेट साइट है। तो ये हमारा होम पेज है यहाँ पे। ठीक है, ये प्रॉपर खुल नहीं रहा है इसमें, नहीं तो और सब कुछ अच्छे से दिखता है, ये प्रॉपर लग रहा है मोबाइल व्यू में खुल रहा है शायद। ठीक है, आप जब यहाँ पे देखिए, जैसे तो स्पेस भी तो उतना नहीं है ना यहाँ पे, ये पूरा फुल स्क्रीन होता भी नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए बजट की हाईलाइट, बजट स्पीच, अब जैसे इसके अंदर क्या क्या आएगा, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? ये कनेक्टेड है ना ये? आप लोग अपने जिनके पास स्मार्टफोन है सब निकाल के अपने मोबाइल में देख लीजिए, फ्यूचर में भी आपको यही काम करना है, कैसे कैसे काम होता है वो देख लीजिए, आप खुद ही सर्च कीजिए इंडिया बजट, किसी भी वर्ष का आपको डाउनलोड करना है, आज से आजादी से लेकर अभी तक जिस भी वर्ष का बजट आपको देखना है आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट का खुद का साइट है। सब लोग ओपन किए, उसमें आप कौन सा ऑप्शन सर्च,
एक सेकंड बताओ क्या है। फिर खर्चा है कितना है, क्या मतलब 39 40 मान लीजिए, और 40 में से खर्चा कितना कर रहे हैं सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में 9, तो कितना परसेंट हो गया। हम्म, फ्यूचर में भरेगा तो बढ़ते ही जाएगा। हाँ, तो इसीलिए तो हम लोग डेफिसिट पढ़ रहे हैं कि जब तक आप बजट कुछ भी तय कर ले, जब तक ये डेफिसिट कम नहीं होगा तब तक बजट ऐसे ही उधार में ही दिखते रहेगा। भले गवर्नमेंट ने बजट बना लिया इतना लगा, ये आज का नहीं, हर साल ऐसे ही होता है, ये शुरू से लेकर आज तक ऐसे ही चल रहा है, बस ये उधार वाला बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। और इंटरेस्ट आप देख लीजिए कि जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसमें से मतलब 39 लाख करोड़, 39 लाख करोड़ रुपया खर्च करना है, जैसे 9 लाख का ब्याज ही पे करना है, तो बचा कितना 30 लाख करोड़, मतलब एक्चुअल में आप खर्च कितना कर रहे हैं 30 लाख करोड़। अब ये 9 लाख करोड़ कहाँ गया, तब जो भी पहले के सरकार ने लोन लेके रखा है वो सबका ब्याज पे करना है, तो सोचिए कितना लोन होगा कि इंटरेस्ट ही 9 लाख करोड़ है। अगर 9 लाख करोड़ एक साल का इंटरेस्ट है तो मूल्य कितना होगा। ठीक है, उसके बाद ये डेटा सर आप देख लीजिएगा इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए जैसे एक एक करके हम बता रहे हैं, देखिए सबसे पहले रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति कहाँ कहाँ से लिखा हुआ है, तो एक लिखा हुआ है टैक्स, और दूसरा लिखा हुआ है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू आपको हम बता दिए क्या क्या होता है। उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट में आ जाइए, कैपिटल रिसिप्ट में रिकवरी फ्रॉम लोन, ठीक है। उसके बाद बोरिंग रिसिप्ट, ये सब देख लीजिए। उसके बाद एक्सपेंडिचर के अंदर उतना डिटेल में से दिया हुआ नहीं, मेन हम लोग इसमें आ जाइए, इसमें 14, 15, 16, 17, 18 नंबर लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर फिजिकल डेफिसिट, फिर प्राइमरी डेफिसिट, जो हम लोग अभी आप लोग टॉपिक डिस्कस किए डेफिसिट, वो सारा आपको नीचे लिखा हुआ है उसी में। तो आप डेफिसिट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इतना इतना फिगर है, नीचे ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट हम लोग बात कर रहे थे ना, तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना लिखा हुआ है, लास्ट वाला देखना है आपको 2022-23 का, तो कितना लिखा हुआ है 9 लाख करोड़, ठीक है। अब कभी भी गवर्नमेंट का जब डेटा आएगा तो ये नहीं लिखेगा कि रेवेन्यू डेफिसिट 9 लाख करोड़, वो क्या लिखा है उसके नीचे देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है 3.8। मतलब गवर्नमेंट का भी डेटा देगा तो ये बोलेगा कि हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 3.8% है। तो आपको मतलब क्या समझना है कि ये उतना जीडीपी का परसेंटेज निकाल के निकाला गया है, ठीक है। तो मतलब ये बताने का तरीका है कि कभी भी गवर्नमेंट जब आप पेपर में या न्यूज में पढ़ेंगे तो वहां पे क्वांटिटी फॉर्म में नहीं होगा, वहां परसेंटेज फॉर्म में होगा इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। और अगर आपको क्वांटिटी फॉर्म में जानना है तो बजट में जाके देख लीजिए, बजट में आपको दिखा रहा है कि 9 लाख करोड़ का हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है और परसेंटेज में 3.8 आता है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो इसे कैलकुलेट कीजिएगा कि कितना का लोन है, कितना का उधार है, और हर भारतीय पे कितना का उधार है। तो इसी डेफिसिट को हम लोग को पढ़ना है, मतलब इसी डेफिसिट को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए थे पढ़ना, जिसमें सबसे पहला रेवेन्यू डेफिसिट स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो ये फिगर समझ में आ गया कैसे है, तो सबके मोबाइल में घर में जाके आराम से इसको पढ़िएगा, ठीक है। अब फर्स्ट पेज में देखिए, जैसे आपको हम जो डेफिनेशन लिखा रहे हैं ये सारा आपको ऊपर में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, उसके बाद नीचे वाला पेज में आइए, उसके नीचे वाला पेज में आइए जहाँ पे पाई चार्ट बना हुआ है, जिसमें लिखा है रुपया कहाँ से आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है, देखिए सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है 35%, ठीक है, मतलब उधार से आ रहा है। मतलब उधार आप 35% अब अपना उधार लेके पैसा लेके खर्च करा चला रहे हैं। उसके बाद है देखिए, उसके बाद बड़ा बड़ा टैक्स 3-4 टैक्स है, जैसे जीएसटी हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया और इनकम टैक्स हो गया, ठीक है। तो आज के डेट में टैक्स में देखेंगे, अब बोरोइंग का बात हटा दीजिए, टैक्स में आ जाइए,
तो टैक्स में सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा है? जीएसटी। ये अभी से, जब से जीएसटी आया है तब से। जब जीएसटी नहीं था तो सबसे बड़ा कौन सा होता था? नोट कर लीजिए। वो वो वैसे उतना, अगर आपको डेटा चाहिए बिहार का, तो बिहार का साइट से आपको डाउनलोड करना होगा बिहार का बजट, तो वहां पे सारा आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है। हाँ तो होगा नहीं उसका भी क्यों? अगर मान लेते हैं बिहार सरकार ने लोन लिया वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड बैंक से बिहार सरकार भी लोन ले सकता है। ले सकता है, अनुमति लेके लेना होता है, लेकिन मिलता है डायरेक्ट, बिहार सरकार को ही मिलेगा। हाँ तो जो लोन लेगा वही ना देगा। तो नहीं दे पाया तो संपत्ति बेच देगा, और क्या करेगा। पहला गांधी मैदान हो गया वर्ल्ड बैंक का। उसको बेचना नहीं बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। तो ये सब स्टेशन के अंदर ही कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ, तो वो सब अच्छा भी हो सकता है, मतलब उसे, मतलब ऐसा कर रहा है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट अपना लैंड को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था रेलवे, उसको लीज आउट कर दे रहा है। कि जैसे रेलवे के पास बहुत सारा ऐसा जमीन है जिसका रेलवे खुद ही यूज नहीं कर पाता है अच्छे से, तो रेलवे आज के डेट में क्या कर रहा है, उसको लीज कर दे रहा है प्राइवेट कंपनी को। इसका एग्जाम्पल आप पटना साहिब स्टेशन पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। हाँ तो उसमें बेसिकली गवर्नमेंट का भी यही करना है कि जो भी स्टेशन है, स्टेशन एक तरह का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपरली डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट अब ये बोल रहा है कि हम मैनेज अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। अब गवर्नमेंट का देखिए, आप किसी भी कंट्री के अंदर जाएंगे, आपको इंडिया में ऐसा लगता है, अगर किसी भी डेवलप कंट्री में जाएंगे, यूएसए में जाएंगे, जापान में जाएंगे, वहाँ कहीं भी गवर्नमेंट ये सब चीज में इन्वॉल्व नहीं होता है कि गवर्नमेंट का कोई कंपनी है वो चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, सारा चीज प्राइवेट होता है। गवर्नमेंट हम लोग क्यों बनाते हैं? कंपनी चलाने के लिए बनाते हैं, या सरकार का नीति बनाने के लिए चलाते हैं? नीति तो गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि वो रेलवे चलाए और पोस्ट ऑफिस चलाए और बीएसएनएल चलाए। गवर्नमेंट का ये काम है कि नीति बनाए, कानून बनाए, उसका पालन करवाए, ये सब चीज का देख रेख का। गवर्नमेंट अगर ये सब काम करेगा तो अपना काम कब करेगा? तो कोई भी डेवलप कंट्री में आप जाएंगे या कोई भी डेवलप कंट्री के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको स्ट्रक्चर यही दिखेगा कि सारा कुछ प्राइवेट है। इवन जापान में जाएंगे तो जापान में रेलवे भी प्राइवेट है। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट, जो हम लोग, गवर्नमेंट का बेसिक काम क्या है, हम लोग गवर्नमेंट क्यों चुनता है? ये तो समझ के नहीं ना चुनता है कि हमको कोई सरकारी कंपनी होगा हर चीज का, वो हमको सेवा उसका लेना है। हम क्यों बनाते हैं? कि हमारे लिए संविधान का कोई भी नियम कानून का संशोधन हो, कोई भी गलत कार्य हो रहा है उसके लिए, अगर कोई, या मान लीजिए कोई नया जरूरत है उसके लिए कानून पास करे, तो इसके लिए गवर्नमेंट है, ना कि आपका कंपनी चलाने के लिए। ठीक है। बहुत कम ही ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे गवर्नमेंट खुद अपना कंट्रोल रखता है, उसमें से चाइना है, रसिया है, जो कम्युनिस्ट कंट्री हैं या जो सोशलिस्ट कंट्री हैं। लेकिन आज के डेट में जितने भी मैक्सिमम जो डेवलप कंट्री हैं, सारे कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, पूंजीवाद वाले कंट्री हैं। ठीक है, तो सारे का रूल वही है। कंपटीशन में अगर रहना है तो फिर आपको मार्केट से compete करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया बजट। आप देख लीजिएगा डेटा अच्छे से घर पे जाके, कैसे कैसे क्या, जितना भी हम लोग पढ़े सबका क्या क्या डेटा है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, रेवेन्यू डेफिसिट पे। तो रेवेन्यू डेफिसिट में किसी को कोई डाउट? करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बैलेंस करने का तरीका है, मान लीजिए 100% कोई भी चीज है, उसमें हमको प्लस और माइनस देखना है कि माइनस कितना। मान लीजिए प्लस कोई चीज है, इसमें पॉजिटिव चीज है 60%, इसका निगेटिव चीज है, मान लीजिए निगेटिव कितना बचेगा, 40% बचेगा। तो हम क्या डिसीजन लें? अगर हम ये काम करते हैं तो इससे 40% को घाटा होगा और 100% को फायदा होगा। तो बेसिकली हम वही करेंगे कि जिसमें हमको ज्यादा फायदा और घाटा कम हो। घाटा कोई भी स्टेप ले गवर्नमेंट, वो निजीकरण का ले या उसके खिलाफ ले, किसी न किसी को तो घाटा होना ही है। ठीक है, किसी न किसी को तो घाटा होगा ना। मान लीजिए नहीं करेगा तो किसी को घाटा होगा, करेगा तो किसी को घाटा होगा। कोई भी स्टेप ले, मान लीजिए रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन अगर है तो किसी को फायदा है, किसी को घाटा है, नहीं है तो फिर किसी को घाटा है, किसी को फायदा है। तो हर चीज में किसी न किसी को फायदा और घाटा होता ही है, कोई भी काम हो। बस आपको यही देखना है कि फायदा किसमें ज्यादा है, वही काम करना चाहिए।
ऐसा कोई काम नहीं हो सकता जो 100% सही हो जाए या 100% इसमें प्रॉफिट ही आपको। जैसा मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कोई भी इंसान है वो बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस में तो वो भी जान रहा है ना कि फ्यूचर में वो घाटा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन ये सोच के चल रहा है कि वो प्रॉफिट ज्यादा होगा इसलिए वो कर रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग अगला पे। हम लोग पहला देख लिए क्या, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। उसके बाद अगला लिखिए बजट डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट मतलब देखिए, जब रेवेन्यू डेफिसिट का बात कर रहे थे तो सिर्फ हम लोग रेवेन्यू अकाउंट का कैलकुलेट कर रहे थे। अब बात किसका करना है, बजट डेफिसिट का। बजट डेफिसिट मतलब कि ये पूरा इंक्लूडेड है, इसके अंदर कैपिटल अकाउंट भी इंक्लूडेड है और रेवेन्यू अकाउंट भी इंक्लूडेड है। तो हमको अब कैसे निकालना होगा, तो टोटल खर्च किसका, तो टोटल खर्च क्या क्या है हमारा, तो ये कैपिटल वाला और रेवेन्यू वाला। और टोटल इनकम क्या हो गया, तो ये कैपिटल वाला और रेवेन्यू वाला। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इस बजट का टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, इसको शॉर्ट में मान लीजिए सीई लिख रहे हैं, ठीक है। और ये सी आर, हम लोग ये बोल सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, सीई प्लस आर डी। और टोटल रिसिप्ट या टोटल प्राप्ति क्या है, तो आर आर और सी आर। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब भी हमारा घाटा कब लगेगा, जब ये टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो, अधिक हो जाए टोटल प्राप्ति से, ठीक है। इसमें लिखिए जब कुल खर्च अधिक हो कुल प्राप्ति से, जब कुल खर्च अधिक हो कुल प्राप्ति से, तो उसे बजटीय घाटा, बजट घाटा या इसको बजटीय घाटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसे बजटीय घाटा कहते हैं। इंग्लिश में लिखिए व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसिप्ट देन इट इज कॉल्ड एज बजट डेफिसिट, ठीक है। तो कुल जो वर्ड लिखे हैं, कुल प्राप्ति या कुल, तो कुल का मतलब क्या होता है, अगर आपको अलग अच्छे से लिखना है या और डिटेल में लिखना है, when total expenditure is more than total receipt then it is called as budget deficit। अगर आपको लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं कि कुल खर्च क्या है, तो कुल खर्च है तो ये पूंजी खर्च प्लस राजस्व खर्च, ऐसे करके अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा तो ये भी लिख सकते हैं, जैसा आपको मन करे, ठीक है। या हिंदी में लिख सकते हैं कुल प्राप्ति क्या हुआ, टोटल रिसिप्ट मतलब कुल प्राप्ति क्या हो गया, तो राजस्व प्राप्ति और राजस्व सॉरी पूंजी प्राप्ति। हाँ वो फॉर्मूला हो गया, मतलब ये हो गया आपका कुल खर्च का फॉर्मूला, ये हो गया कुल प्राप्ति का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, इसको इसको जोड़ दिया, इसको इसको जोड़ दिया, देखिए फॉर्मूला क्या है ये, कोई नया चीज इनोवेट थोड़ी कर रहे हैं, सिंपल सा दो को पार्ट में खर्च को एक साथ लिखना है और इनकम को एक साथ लिखना है, ठीक है, लिख लिए। अब बजटीय घाटा करना पॉसिबल है, संभव है ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, अगर ये संभव हो जाएगा तो बजट आपका क्रैश कर जाएगा। क्यों, क्योंकि कभी भी देखिए यहाँ पे जैसे आपने बजट का डेटा खोला तो वहां पे आपने क्या देखा कि टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट क्या था, बराबर था ना, बराबर। तो बराबर कैसे था, उधार लेके बराबर किया गया। तो बजटीय घाटा कभी भी पॉसिबल नहीं है करना, ठीक है। वो हमेशा बराबर होना चाहिए, मतलब कभी भी जब हम लोग बजट बनाते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट दोनों बराबर होना चाहिए, तभी वो बैलेंस बजट बनेगा। हाँ ना, बजट में आपने भी ओपन किया, दोनों देखे ना कि टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर क्या था हमारा, दोनों बराबर था। देख खोल के देखिए फिर से अगर नहीं याद है, उस डॉक्यूमेंट को खोलिए, देख लिए थे ना, दोनों बराबर था। तो बराबर रखना ही पड़ेगा कि जितना आय है और उसका खर्च दोनों बराबर रहेगा तभी ना बजट बनेगा। और अगर मान लीजिए पैसा घट रहा है तो उधार लेके उसको बराबर कीजिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ये थे ना कि मान लीजिए आपका खर्च है 6,000 रुपया, आपका इनकम है 5,000 रुपया, तो आपने क्या कि 1,000 उधार लेके दोनों को बराबर करेंगे तभी ना बजट बनेगा। ये हमारा इनकम हो गया, ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया।
अब अगर एक्सपेंडिचर को हम लोग बजट में ज्यादा दिखाएंगे तो पॉसिबल है, कहाँ से आएगा? बाकी जो घट रहा है उसको उधार में लीजिए। तो मतलब बोलने का ये सिंपल तरीका है कि बजटीय घाटा संभव नहीं है प्रैक्टिकली। अगर प्रैक्टिकली संभव होगा तो बजट ही गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये लिख लीजिए नोट करके, कभी भी किसी भी बजट में बजटीय घाटा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकली देयर शुड नॉट बी एनी बजट डेफिसिट इन बजट। कैसे लिखे थे? क्या लिखे थे? किसी भी बजट में बजटीय घाटा नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो मतलब वो बजट ही इनकम्प्लीट है। ठीक। तो बजट डेफिसिट हमेशा क्या होगा? जीरो। तो कैसे जीरो करना है? उधार लेके जीरो करना है। ठीक है, अगला लिखिए। दूसरा हो गया, अब तीसरा लिखिएगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट और हिंदी में इसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ये हो गया रेवेन्यू अकाउंट, ये हो गया कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर दो पार्ट था, रेवेन्यू रिसिप्ट और ये था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसका भी दो पार्ट था, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका दो पार्ट, ये पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, और हम बात किसका किए? फिस्कल डेफिसिट का। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बजट डेफिसिट देखे। तो बजट डेफिसिट में आपको क्या बोला गया कि बजट डेफिसिट कब होगा? जो आपने डेफिनेशन लिखा उसके अकॉर्डिंग बजट डेफिसिट कब होगा? जब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर अधिक हो जाए टोटल इनकम से या रिसिप्ट से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बजट डेफिसिट ये था जो कि संभव नहीं है प्रैक्टिकली। अब राजकोषीय घाटा क्या है? तो इसके अंतर्गत ये सेम यही फॉर्मूला रहता है। ठीक है, लेकिन उसमें एक अंतर होता है। इसमें क्या करना है कि ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को रिमूव करना है। ठीक है, अब इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं? तो देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस आएगा। जैसे हम लोग टोटल रिसिप्ट का पहले बात करें। टोटल रिसिप्ट मतलब टोटल प्राप्ति। टोटल प्राप्ति क्या है? ये पार्ट और ये पार्ट। तो आर आर यहाँ वाला क्या लेना है? टोटल। ये तो फुल आ, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। चेंज कहाँ है? यहाँ पे। मतलब आपको कौन सा पार्ट लेना है? नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, मतलब ये हिंदी बोल सकते हैं गैर उधार पूंजी प्राप्ति। तो यहाँ पे हमको कौन सा पार्ट लेना है? इसके अंदर सी आर और ब्रैकेट में लिख देते हैं सिर्फ नॉन डेट लिखना है। ठीक है, पूंजी प्राप्ति बिना उधार वाला। ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर तो कोई चेंज नहीं है, यहाँ वहां दोनों सेम है। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार डिफिनेशन लिखिए फिर समझ में आएगा, उसके बाद हम लिखवा रहे हैं। लिखिए, लिखिए कुल खर्च जब कुल खर्च अधिक हो
जब कुल खर्च अधिक हो राजस्व प्राप्ति एवं गैर उधार या गैर उधार पूंजी प्राप्ति से, तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। इंग्लिश में लिखिए, जब कुल खर्च अधिक हो राजस्व प्राप्ति एवं गैर उधार पूंजी प्राप्ति से, ठीक है, तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। इंग्लिश में लिखिए, when total expenditure is more than revenue receipt and non-debt capital receipt, when total expenditure is more than revenue receipt and non-debt capital receipt, then it is called as fiscal deficit. कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसको कैसे हम लोग मतलब बेसिकली फॉर्मूला पे कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ मान लीजिए हमको निकालना है कि फिस्कल डेफिसिट है कितना, एफडी कितना है, ठीक है। तो कितना है, तो हमको क्या करना है, तो फॉर्मूला क्या लिखे हैं, जब कुल खर्च अधिक हो, ठीक है, मतलब कुल खर्च जो है हमारा ये किससे हो जाए, अधिक हो जाए किससे, ये कुल प्राप्ति से। तो क्या फॉर्मूला होगा, हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब वो निकालना है कितना हमारा फिस्कल डेफिसिट हुआ। तो कैसे निकालेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस ये पार्ट ले लिए पूरा आर आर प्लस सी आर नॉट डेट, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। ये फॉर्मूला हो गया किसका, इसी चीज को हम लोग डिफिनेशन में लिखे हैं और उसी को यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा गया, ठीक है। कि फॉर्मूला कैसे निकलेगा, टोटल खर्च माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस गैर उधार पूंजी प्राप्ति। लिख लिए सब लोग। तो मिट भी गया होगा, इसे ऑन करें क्या।